हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का स्टडी करेंगे। तो इसे हम फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ एक्स वाई क्या है, मुख्य अक्ष है। एक्स वाई मुख्य अक्ष है और यह अवतल दर्पण है। इसके सामने रखी हुई वस्तु ये भी है और यहाँ पर दर्पण का ध्रुव P है। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। यहाँ देखिए दर्पण का ध्रुव यह P है और मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला रूल हमारा हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में ये दर्पण का ध्रुव है और यहाँ पर वस्तु रखी है। तो जो भी दूरी हम मेजर करते हैं उसको इस ध्रुव से ही मेजर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए बी वस्तु रखी है तो इस P ध्रुव से इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल ये है। और सेकेंड रूल हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के दाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी बाईं ओर की, यहाँ देखिए बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो हमारा सेकेंड रूल यह है, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। तो हमारा ये सेकंड रूल है। तो यहाँ देख सकते हैं बाईं ओर और दाईं ओर दोनों साइड की दूरी को इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। और नेक्स्ट हमारा रूल है, बिंब जो भी वस्तु रखी जाती है सदैव दर्पण के बाईं साइड में ही रखी जाती है। यहाँ देखिए जो भी वस्तु रखी जाती है दर्पण के सामने वह सदैव बाईं साइड में ही, दर्पण के बाईं साइड में ही रखी जाती है। और नेक्स्ट रूल है, थर्ड है, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर जो भी मेजर की जाती है दूरियां धनात्मक, यानी ऊपर की ओर दूरी जो भी मेजर की जाती है धनात्मक और नीचे की ओर मेजर की गई दूरी ऋणात्मक होती है। नीचे की ओर ऋणात्मक और ऊपर की ओर धनात्मक होती है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक होती है। तो ये हमारा थर्ड रूल है। और फोर्थ रूल क्या है,
उसके बारे में हम देखते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर ऋणात्मक होती है और ऊपर की ओर धनात्मक होती है। यही हम लोग का फोर्थ रूल है कि थर्ड रूल है ऊपर की ओर धनात्मक और नेक्स्ट है नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। और सभी दूरियां मुख्य अक्ष के बाईं साइड में ही यहाँ लिख दे रहे हैं। वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। जब भी वस्तु को रखते हैं सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। यही चिन्ह परिपाटी है। और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो भी न्यूमेरिकल हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है कि कहाँ पर किस चिन्ह का हम यूज करेंगे। तो चलिए हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए उन चिन्हों का एक बार स्टडी कर। अब देखिए अवतल दर्पण के लिए हम किस चिन्ह का यूज करते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम इंडिकेट करते हैं U से, और यह दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम V से इंडिकेट करते हैं, यह भी ऋणात्मक ली जाती है। यह भी ऋणात्मक ली जाती है। और नेक्स्ट हम लोग का है फोकस दूरी। दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी F सदैव ऋणात्मक होती है। लेकिन ऋणात्मक किसके लिए होता है? आभासी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक। धनात्मक किसके लिए होता है? आभासी प्रतिबिंब के लिए। हमने आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। तो दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए ऋण चिन्ह का यूज करेंगे, और दर्पण के दूसरी तरफ दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए धनात्मक चिन्ह का यूज करते हैं। दर्पण के सामने ऋणात्मक और दर्पण के पीछे धनात्मक, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब करते हैं। यह तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। उत्तल दर्पण के लिए देखिए, उत्तल दर्पण के लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं? ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी जिसे हम U कहते हैं, U होता है ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी V बराबर धनात्मक, भी धनात्मक होता है। और फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है?
उत्तल दर्पण के लिए F ये हमेशा धनात्मक होता है। तो इस चिन्ह का हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम इसी चिन्ह का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो यहाँ हम फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। फोकस दूरी ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेमी दिया है और F ज्ञात करना है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F = r/2। तो इसी में इसकी वैल्यू रख देंगे r की और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोकस दूरी हमारी क्या हो गई, 16 सेमी हमारी फोकस दूरी हो गई। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। 10 सेमी की दूरी दिया है बिंब का, और बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो देखिए इसके लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, U। मैंने आपको अभी बताया कि अवतल दर्पण के लिए U को हम ऋण चिन्ह के साथ यूज करते हैं। तो U = 10 सेमी, लेकिन हम किस चिन्ह का यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे, ऋण, यानी U बराबर -10 सेमी। तो यहाँ पर इस चिन्ह का यूज हुआ। और क्या दिया है, बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक मतलब यह दर्पण के सामने बना है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना, और 3 गुना बना है, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उसकी 3 गुनी बड़ी प्रतिबिंब बनी है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, V बराबर 3U। यहाँ देखिए लिखा है बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब। तो 3 गुना वस्तु है U और इसका 3 गुना है, तो इसका मतलब 3U, V बराबर 3U। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है, V की दूरी हमें मेजर करनी है कि कितनी है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। V की यहाँ पर U की वैल्यू मालूम ही हो चुकी है, और यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से ही दिया है V बराबर 3U। तो हम U की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो V = 3 × -10 सेमी। तो यहाँ पर हो जाएगा -30 सेमी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, -30 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु को -10 सेमी दूरी पर रखी हुई है वस्तु, तो प्रतिबिंब -30 सेमी की दूरी पर बनेगी। और यह प्रतिबिंब क्या होगा, चूँकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैं 2 अलग अलग माध्यम बना दे रहा हूँ। नीचे का ऊपर का पहला माध्यम है, माध्यम 1 क्या है, वायु, माध्यम 1 वायु है, और नीचे का माध्यम 2 है, और दूसरा माध्यम क्या है, जल। यानी हम देख सकते हैं प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, वायु से आपतित हो रही है और वायु से जल में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ हम एक अभिलंब खींच दे रहे हैं। पहले यह सीधा अभिलंब है, और यह बिल्कुल देख सकते हैं यह ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट न जा कर के, सीधा न जा कर के यह अभिलंब, ये देख सकते हैं
अविलंब है, और यह दूसरे माध्यम में यानी वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, तो सीधे स्ट्रेट लाइन में न जा करके थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाता है। यहाँ देखिए अविलंब की ओर झुक जाता है। तो प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से, विरल माध्यम, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। यहाँ देखिए वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, और जल क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। यहाँ देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में यह प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, ओ, और यहाँ बी, और यह ए आपतित किरण है और बी क्या है, अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पर अविलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनेगा, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण, और नीचे अविलंब और बी किरण आरेख के बीच में एक कोण बनेगा, जिसे स्मॉल आर से हम इंडिकेट करते हैं। यह स्मॉल आर क्या होगा, अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, आपतन कोण और नीचे है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण अलग अलग हो गया। तो अपवर्तन का नियम क्या है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग में सीधे ना जा करके अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए आगे हम बताने जा रहे हैं अपवर्तन के क्या रूल होते हैं, कितने नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, दो ही रूल होते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, आपतन कोण की साइन यानी ज्या तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे हम कह सकते हैं आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन दोनों का अनुपात स्थिर होता है। इसे हम कह सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। यह हमारा सेकेंड रूल है और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यह स्थिरांक क्या होता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यह स्थिरांक अपवर्तनांक। और इसे अपवर्तनांक को n से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं या n इज इक्वल टू साइन आई अपान
साइन आर, यह हमारा फार्मूला हो गया। और इसे क्या कहते हैं, यही स्नेल का नियम कहलाता है। यही स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अपना होमवर्क नोट कीजिए। आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 194 पर, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके ग्रुप में शेयर कर देना है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।